अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं एक टॉपिक के ऊपर, दैट इज व्हाट वी कॉल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ऐसे एटम्स होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफर करता है, या नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। देखिए, इनका एटॉमिक मास नंबर यानी ए जो है वो वेरी करेगा, जबकि Z जो है वो सेम होता है। ये हमने आपको बताया था कि X इज इक्वल्स टू AZ, जहां पे A क्या होता? एटॉमिक मास नंबर। ओके, एटॉमिक मास नंबर। ओके, और Z क्या था आपका? एटॉमिक नंबर। अब Z सेम होने की वजह से क्या होगा? Z सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? वो सेम है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक मास नंबर यानी A माइनस Z के ऊपर। जब A वेरी करता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ये वेरी करती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स है जिनका एटॉमिक मास नंबर वेरी करता है लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, और एटॉमिक मास नंबर वेरी करने की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके वेरी करते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, प्रोटियम, हाइड्रोजन का ये देखें आप एटॉमिक नंबर, प्रोटियम एक है, फिर आपके पास आता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रीटियम। ये तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम में एटॉमिक मास नंबर आपके पास 1 है, ड्यूट्रियम में एटॉमिक मास नंबर आपके पास 2 है, और ट्राइटियम में एटॉमिक मास नंबर आपके पास 3 है। जिसकी वजह से क्या क्या होगा अब देखते हैं। एटॉमिक मास नंबर इसका क्या है? 1। नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? 1 एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A माइनस Z यानी 0। अब इसकी वजह से इसका जो वो बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 0। और जितने प्रोटॉन होते हैं स्टेबल में एटम में, तो वो क्या होगा? उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर ड्यूट्रियम में। एटॉमिक मास नंबर इस वक्त इसका क्या है? 2 है, और एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके पास? 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है? A माइनस Z यानी 2 माइनस 1 यानी 1। तो इस वजह से न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई आपके पास? 1 हो गई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1। और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अब हम आते हैं ट्राइटियम की तरफ। ट्राइटियम में आप देख रहे हैं कि A इज इक्वल्स टू 3 है, Z इज इक्वल्स टू 1। Z 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी 2। और ये आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 हो गई और प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो गई आपके पास? 1। और जितने प्रोटॉन्स हैं इस वक्त उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। होप सो ये क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। In 1896, Becquerel accidentally discovered that uranium salts crystals emit an invisible radiation. Accidentally उसने डिटेक्ट किया कि रेडिएशन निकल रही है यूरेनियम सॉल्ट से, जो कि किसी एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट पे मारा तो यहाँ पे डार्क स्पॉट बनने लग गया। ये इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, डार्क स्पॉट बन गया।
He also observed that the radiation has the ability to ionize a gas. अब होता क्या है कि लेट्स से एक गैस है जिसके ये गैस के एटम्स है, ओके ये जब उसने देखा कि कोई रेडिएशन यहां से आ रही है, लेट्स से ये वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ओके ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे, लेट्स से ये जो है जब ये इसकी गैस के ऊपर आए तो गैस के थ्रू जब ये पास हो रहे तो ये गैस को आयनाइज कर दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या कुछ नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे ये ऐसे ही रहे और इनकी क्या टेंडेंसी थी कि वो जब गैस में से गुजरते थे तो वो उसके पार्टिकल्स को आयनाइज करते हुए चले जाते, यानी उनका गैस का जो न्यूट्रल स्टेट है उसको ख़त्म कर देते थे। तो ये उसने बैकवेल ने 1896 में डिस्कवर किया। अब द मोस्ट सिग्निफिकेंट investigation were made by Marie Curie and her husband Pierre. They discovered two new elements. उन्होंने दो new elements which emitted radiations. These were named as polonium and radium. उन elements का नाम रखा polonium और radium. The process of emission, अब the process of emission of radioactivity by some element was called natural radioactivity by Marie Curie. कुदरती तौर पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुदरत ने रखे हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी इमिट कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. हेनरी बेकवेल suggested that radioactivity was the result of the decay or disintegration of unstable nuclei. ये जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, हैवी न्यूक्लियाई हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर में से एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं, ओके ताकि वो स्टेबल हो जाए. तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकवेल और उन्होंने ये बताया कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई. तो ये द स्पॉन्टेनियस, अब ये जो प्रोसेस है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड natural radioactivity, and the elements which emit such radiations are called radioactive elements. ये जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं या अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ये स्टेबल न्यूक्लियाई में बनने के लिए कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं या इमिशंस हो रही होती हैं ताकि वो स्टेबल. तो ये प्रोसेस जो है इमिशन का, ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है. ये प्रोसेस क्या है? ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन from an unstable nuclei in order to become a stable nuclei is called natural radioactivity. और ये जो elements है, the elements which perform this behavior, ये radioactive elements कहलाते हैं. ये radioactive elements कहलाते हैं. radioactive elements कहलाते हैं. जनाब, अब हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टॉपिक में हमने समझाया था कि एक अनस्टेबल एटम जो है वो अपने अंदर से, अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी इमिट करता है और फिर वो स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा होता है. और दिस प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ओके, और जो एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी कर रहा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि कितनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं. बेसिकली हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. अल्फा पार्टिकल्स होती है, बीटा पार्टिकल्स होती है और गामा रेज होती है. अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, दे आर पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना मास होता है, ओके और
जबकि गामा रेज जो होती है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. इट्स अ टाइप ऑफ रेडिएशन, एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी है जो कि रिलीज हो रही होती है या डिसिपेट हो रही होती है जब कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं या पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल. तो अब हम ये समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के ये जो 3 पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है एक मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. लेट्स से ये हमारे पास क्रॉस जो है वो इंडिकेट कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब जनाब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब आप ये देखें कि ये जो फील्ड है ये पेपर के अंदर जा रही है. ओके, तो फर्स्ट फिंगर जो है फ्लेमिंग्स का हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे जो कि वो ये बताता है. फ्लेमिंग्स का रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, और करंट है. ओके, करंट क्या है? करंट है हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, फील्ड भी है और करंट भी है. तो देखिए फर्स्ट फिंगर जो है आपकी लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हुए फर्स्ट फिंगर फील्ड को इंडिकेट करेगी. तो ये जो फील्ड है आपने फर्स्ट फिंगर को, अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को, ये देखिए फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करिए, सेकेंड फिंगर जो है करंट को इंडिकेट करिए और थंब जो है आपका मोशन को इंडिकेट करे. तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये आपने याद रखना है. आपकी तीनों फिंगर्स जो है वो राइट एंगल पे इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है. ओके, आई होप सो ये क्लियर है. अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखना है जो कि इनसाइड द पेपर है, और सेकेंड फिंगर जो है वो आपकी ऊपर की डायरेक्शन में होगी. तो आपका जो करंट है वो इंडिकेट करेगा थंब. तो इसको जब हम अप्लाई करके देखते हैं, देखिए ये आपका हो गया फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड द पेपर है. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हमने बताया. ओके, फील्ड हो गई अंदर की तरफ. लेट्स से ये फील्ड है, ये फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करिए. ओके, करंट हो गया ऊपर की तरफ. इस तरीके से आप रखते तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा, ये थंब आ जाएगा. ओके, थंब आ जाएगा. तो ये थंब क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है करंट को. और करंट यहाँ पे कौन सा करंट होता है? ये आपके पास होता है कन्वेंशनल करंट. ओके, कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर बेस करता है. ओके, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज. ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया. जब आपने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दीज आर व्हाट वी कॉल अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल्स जो है जब इसके अंदर होंगे तो ये अल्फा पार्टिकल्स आपके पास यू मूव कर जाएंगे. ये अल्फा पार्टिकल्स थंब की डायरेक्शन में, आपकी ये थंब की डायरेक्शन में. और अल्फा पार्टिकल्स के जो ऑपोजिट होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करें. तो इसका मतलब है कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं. तो हम इन्हें कहते हैं कि ये वाले जो थे कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे और कुछ पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज थे. जो नेगेटिवली चार्ज थे वो बीटा पार्टिकल्स हो गए और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स हो गए. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके पास लेफ्ट पे जाएंगे और बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो है राइट पे जाएंगे. अच्छा, अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट चले जाते हैं, वो है गामा. ये न्यूट्रल इंडिकेट करता है, यानी ये इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अच्छा, एक और बात आप ये देखें कि इसके अंदर जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल है डिस्प्लेसमेंट का, जो डिविएशन का एंगल है वो बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल. यानी ये ज़्यादा डिविएट कर गए एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स. यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो प्रॉबेबली
हैवियर होंगे बीटा पार्टिकल से। डेफिनेटली इस वजह से अल्फा की डिविएशन इतनी नहीं हुई, बीटा पार्टिकल्स की उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा डिविएशन हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेडिएशन है वो 3 पार्टिकल्स के ऊपर है। ओके, एक तो हो गए न्यूट्रल। ओके, जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो स्ट्रेट चला गया, और न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम लोग गामा रेज कहते हैं। ओके, और बाज हो गए पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करे, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करे, जो हमने बताया आपको इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स है, और ये कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज में डिविएशन ज़्यादा होती है, ये राइट हैंड साइड पे मूव करके, और इन्हें हम लोग ये कहते हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स हैं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी।